हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में मैं CAPF पेपर 2 के टेस्ट पेपर 19AC04 के आर्ग्यूमेंट के टॉपिक के आंसर्स का डिस्कशन करूंगी। 19AC04 टेस्ट पेपर में दो आर्ग्यूमेंट के टॉपिक आए हैं। एवरीबडी हैज राइट टू डाई विद डिग्निटी, वन नेशन वन पोल बैड आइडिया। एवरीबडी हैज राइट टू डाई विद डिग्निटी। इंट्रोडक्शन. On 9th March 2018, the Supreme Court of India legalized passive euthanasia by means of the withdrawal of life support to the terminally ill patients in a permanent vegetative state. ये जो टॉपिक है ये इनडायरेक्ट रेफरेंस है पैसिव यूथैनेसिया पर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो आप आर्ग्यूमेंट का इंट्रोडक्शन देते हो उसमें या तो आप जो टॉपिक है उसका मीनिंग दे दो, या तो आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दो, या तो ये इशू क्यों रेज हुआ है, इस पे डिबेट क्यों हो रहा है, इस पे आर्गुमेंट क्यों हो रहा है, उसका रीजन दे सकते हो और फिर अपना आर्गुमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ और देते हो, जैसे आपने कॉज दे दिया, इफेक्ट दे दिया, तो आपने इंट्रोडक्शन में ही आपने आर्गुमेंट स्टार्ट कर दिया, तो हमें इस चीज से बचना है। आप मीनिंग भी दे सकते हो इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक का, ओके। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये इशू क्यों रेज हुआ है वो चीज बता दिया है, क्योंकि मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज कर दिया है। लीगलाइज करने के बाद ये इशू रेज हुआ है कि ये सही है या गलत है। फॉर में मैंने लिखा है आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ। अब आपको फॉर का पॉइंट्स देना है और आपको अगेंस्ट का पॉइंट्स देना है। तो आप एक चीज याद रखना कि फॉर में अगर आप 3 पॉइंट्स दे रहे हो तो फिर आपको अगेंस्ट में भी 3 पॉइंट्स देना है। मैंने फॉर का फर्स्ट पॉइंट लिखा है आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ व्हिच इज इनकम्प्लीट विदाउट द राइट टू डेथ। द कर्मा ऑफ लाइफ इज अ व्हील दैट इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन बर्थ इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय डेथ। सो द राइट टू डाई इज बिल्ट इनटू द राइट टू लिव। Second point, right to refuse medical treatment is well recognized in law that explicitly gives way for passive euthanasia. किसी को भी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना है तो ये लॉ में लिखा हुआ है, सभी के पास हक है कि अब मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा पैसिव यूथैनेसिया को। थर्ड पॉइंट, euthanasia in terminally ill patients provides an opportunity to advocate for organ donation. This in turn will help many patients with organ failure waiting for transplantation. यहाँ पर मैंने ऑर्गन डोनेशन की बात कर दी है कि जो भी पैसिव यूथैनेसिया ऑप्ट करता है वो अपने ऑर्गन को भी डोनेट कर सकता है। अगेंस्ट में लिखा है राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल लाइफ एम्बेडेड इन आर्टिकल 21, बट यूथैनेसिया इज एन अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ एंड देयरफॉर इनकम्पैटिबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ। Supreme Court in Gyan Gaur case 1996 has held that the right to life under Article 21 does not include the right to die. तो मैंने जो अपना ओपिनियन दिया है यहाँ पर उसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ इस केस से। तो जब भी आप कोई अपना ओपिनियन देते हो उसको आप सपोर्ट करते हो विद डेटा या एविडेंस, तो आपका कंटेंट अपने आप रिच हो जाता है, और या आप करंट से भी रिलेट करोगे तब भी कंटेंट रिच हो जाएगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड द फिजिशियंस ड्यूटी टू प्रोवाइड केयर नॉट टू हार्म पेशेंट्स। एक्चुअली यहाँ पे फिजिशियन ना होके डॉक्टर होता तो बेटर रहता। अलाउइंग यूथैनेसिया अंडरमाइंस द कमिटमेंट ऑफ डॉक्टर्स टू सेविंग लाइव्स एंड विल डिस्करेज द सर्च फॉर न्यू क्योर्स एंड ट्रीटमेंट्स फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स। तो इसमें मैंने बताया कि भाई डॉक्टर का काम है सेव करना। अगर डॉक्टर के पास ये ऑप्शन रहता है कि पेशेंट पैसिव यूथैनेसिया ले सकता है तो फिर उस डिजीज के लिए वो कोई रिसर्च नहीं करेगा, कोई एफर्ट नहीं लगाएगा। थर्ड, इन द एरा ऑफ डिक्लाइनिंग मोरालिटी एंड जस्टिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूजिंग यूथैनेसिया बाय फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स फॉर इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पेशेंट। तो मैंने पर्सनल रीजन भी बता दिया है कि क्यों यूथैनेसिया सही नहीं है। फिर कंक्लूड किया है, we do endorse the Supreme Court judgment that our contemporary society and public health system is not matured enough to handle this sensitive issue. Hence, this issue needs to be re-examined again after few years, depending upon the evolution of the society with regard to providing health care to the disabled and poor people. तो basically इस conclusion में मैंने ये बताया कि पैसिव यूथैनेसिया कितना acceptable रहेगा हमारी सोसाइटी को, ये हमें बाद में पता चलेगा और उस हिसाब से हम इसमें मॉडिफिकेशन लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वन नेशन वन पोल बैड आइडिया।
In 1999, the Law Commission of India, headed by Justice B.P. Jeevan Reddy, in its 170th report, recommended simultaneous elections to Lok Sabha and state legislative assemblies. तो ये वाला टॉपिक डायरेक्ट रेफरेंस है साइमल्टेनियस इलेक्शन पर, और इंट्रोडक्शन में मैंने फिर से यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को रेकमेंड किया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और अभी भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस का रिकमेंडेशन हो रहा है. फॉर्म में मैंने लिखा है पॉइंट्स. तो फर्स्ट पॉइंट है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्शन फॉर द थर्ड ईयर बिलोंग्स टू स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड एनी टेम्परिंग विद इट वुड श्योरली हार्म द फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी. तो यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन हार्म करेगा फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को. सेकेंड पॉइंट, from 1951 until 1967, India did follow this scheme. However, due to the premature dissolution of some states, the system got disturbed. So it doesn't satisfactorily solve the problems of hung assembly or coalition shift, which will break the system of simultaneous election all over again. तो मैंने यहाँ पर बताया है कि 1951 से 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ था, मगर हंग असेंबली या कोलिशन शिफ्ट की वजह से जो असेंबलीज है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है. तो इसके लिए इसीलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन सही नहीं होता है. थर्ड पॉइंट, द करंट सिस्टम अलाउज ईच स्टेट टू पुश द इंडिविजुअल एजेंडा ड्यूरिंग स्टेट इलेक्शंस, समथिंग दैट वुड बी डिफिकल्ट टू डू इन कलेक्टिव पोल्स. इट इज लाइकली दैट इन दिस सिस्टम नेशनल एजेंडा विल ओवरशैडो रीजनल एजेंडा. तो एक नेशनल पार्टीज होती है, एक स्टेट पार्टीज होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल पार्टीज ओवरशैडो कर देगी, डोमिनेट करेगी रीजनल पार्टीज को अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, और इश्यूज को भी डोमिनेट करेगी. अगेंस्ट में मैंने लिखा है, with a federal legislature, 29 states and 2 union territories, all having elected legislatures conducting elections at different times, that keeps the country in a permanent election mode. To break this perpetual election season, simultaneous election is a good idea. Second point, preparing and conducting election costs the public exchequer hundreds of crore each time the elections are conducted. Holding simultaneous polls will lead to significant saving of public funds that can be better utilized elsewhere. Expenditure बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए simultaneous election best idea है. Third point, with elections taking place at various schedules, political parties are always in election mode. This disrupts agendas with parties deferring reforms, thereby depriving citizens of clear policies. Holding simultaneous election will ensure that the ministers can dedicate a good 4 years towards implementing policies and doing constructive work for their constituencies. तो यदि simultaneous election होगा तो obviously country permanent election mode में नहीं रहेगा. उसकी वजह से जो भी पार्टीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो लोग ज़्यादा टाइम पॉलिसीज को फ्रेम करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में लगाएंगे. कंक्लूड किया है, दिस रिफॉर्म इज स्टिल फार ऑफ सिंस देयर आर मेनी गैप्स which need to be addressed for synchronizing election process across such a vast country like India. Whether it will be implemented or not is something only time will tell. तो कंक्लूजन में मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया है, और मैंने ये कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन में काफ़ी गैप्स है, उसको फिल करना होगा, और ये टाइम की बात है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है या नहीं. तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई स्टैंड लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. थैंक यू स्टूडेंट्स.